राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर में उदारवाद विषय पर चर्चा करेंगे। उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षण क्या क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। उदारवाद एक क्रमिक और निश्चित विचारधारा नहीं है। इसका संबंध न किसी एक युग से है और न किसी सर्वमान्य व्यक्ति विशेष से। वह तो युग युग और अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोणों का परिणाम है। युग और परिस्थिति के अनुसार यह विचारधारा परिवर्तित हुई है। जैसे प्रारंभिक उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक था, तो आधुनिक उदारवाद लोक कल्याण को अत्यधिक महत्व देता है। उदारवाद के प्रधान सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, सार्वजनिक कल्याण। उदारवाद सार्वजनिक कल्याण की भावना से उत्पन्न है। यह औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न स्थितियों से मानव मात्र का हित चाहकर सब जन सुखाय एवं सब जन हिताय की भावना को बलवती करता है। यह पूंजीवाद का शत्रु नहीं है, अपितु समस्त व्यक्तियों एवं संपूर्ण समाज का भला चाहता है। नंबर 2, नागरिक स्वतंत्रता। उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल पोषक है। नागरिकों को विधि के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। यह एक निश्चित विधान या विधि की व्यवस्था चाहता है। स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो सके तथा व्यक्ति का विकास तीव्र गति से संभव हो सके। मानवीय विवेक में विश्वास। उदारवाद बुद्धि विवेक का समर्थक है तथा भावना या विश्वास पर विवेक का अधिकार चाहता है। इससे ऐसा लगता है कि उदारवाद भावना पर विवेक को प्रधानता देकर स्वतंत्र चिंतन के महत्व को प्रतिपादित करना चाहता है। उदारवादियों के अनुसार किसी भी निर्णय को कसौटी या अंधविश्वास या परंपरा नहीं, अपितु बुद्धि है। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। उदारवाद व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। समाज और व्यक्ति की प्रगति उत्थान के साधन है। समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति उत्थान के साधन है। इस विचारधारा के समर्थकों का कथन है कि समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सरकार समाज को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही है। सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना। उदारवाद का एक लक्षण है कि उदारवाद का उदय यूरोप में स्थापित निरंकुश राजतंत्रों के विरोध में हुए आंदोलनों से हुआ था। इन विचारों ने जहाँ वैचारिक क्रांति ला दी, परिणाम स्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस में क्रांतियाँ हुई। धीरे धीरे अधिकांश देशों में सीमित और संवैधानिक शासन स्थापित हुए। उदारवादियों का दृढ़ मत है कि शासन की शक्ति सीमित और वह व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित सीमा तक ही हस्तक्षेप कर सकता है, जिसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण में सामंजस्य स्थापित हो सके। समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा। आधुनिक युग का उदारवाद क्रांतिकारी उपायों के स्थान पर समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा प्रस्तुत करता है। मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए क्रांति के माध्यम से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदल डालने की बात कहता है। इसके विपरीत उदारवाद संवैधानिक उपायों से धीरे धीरे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में इस प्रकार परिवर्तन करने का पक्ष प्रस्तुत करता है जिससे श्रमिक वर्ग सहित संपूर्ण दुर्बल वर्ग का कल्याण हो सके। कार्ल पॉपर ने समाज की क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया है। उसने इसके सामाजिक निर्माण या खंडश निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नंबर 7, आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्ति संपत्ति का समर्थक है तथा राज्य को आवश्यक कर ही लगाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने तथा खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम नियंत्रण और हस्तक्षेप करना चाहिए। नंबर 8, रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। उदारवाद व्यक्ति को प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं का दास नहीं बनाना चाहता है। परंपराएं चाहे कितनी अच्छी हो, किंतु उनकी अंधभक्ति का उदारवादी विरोध करते हैं। प्रगति और विकास के लिए यदि परंपराओं का विरोध करना पड़े तो भी किया जाना चाहिए। नंबर 9, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादी कुछ प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार मानते हैं जो जन्म लेते ही व्यक्ति को मिल जाते हैं। लोक ने जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता को व्यक्ति नैसर्गिक अधिकारी बतलाया है। राज्य को इनकी रक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता। उदारवादियों के अनुसार सरकार का निर्माण एवं विघटन जनता का अधिकार है। सत्ता का अधिवास जनता में होता है, जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए।
11. लोकतंत्र में विश्वास। आधुनिक उदारवाद अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र को उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानता है। लोकतंत्र में शासकों को आसानी से बदला जा सकता है तथा लोकतंत्र जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। और राज्य का उचित हस्तक्षेप। आधुनिक उदारवाद राज्य के उचित हस्तक्षेप का विरोधी नहीं है। लोक कल्याण एवं सार्वजनिक हित की भावना से राज्य द्वारा पूंजीपतियों एवं शोषणकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य द्वारा मजदूरों के हित के लिए उचित विधियों का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 13. कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। आधुनिक उदारवाद राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कारण श्रमिकों के शक्तिशाली वर्ग ने अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार की जोरदार मांग प्रस्तुत की है। दूसरी ओर मार्क्सवाद पूंजीवाद देश के श्रमिकों को हिंसक क्रांति करने की प्रेरणा दे रहा था। इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए 20वीं शताब्दी के विचारकों ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया। अब उदारवाद द्वारा राज्य के सकारात्मक स्वरूप को स्वीकार कर उसके माध्यम से दुर्बल वर्ग के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की योजना प्रस्तुत की गई। राज्य के कार्यक्षेत्र को विस्तृत बनाया। संवैधानिक उपायों से जनकल्याण का आदर्श निश्चित किया गया। नंबर 14. धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना में अगाध श्रद्धा रखता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को धार्मिक बंधनों में नहीं जकड़ा जाना चाहिए। नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं का मिश्रण। आधुनिक उदारवाद न केवल नैतिकता पर बल देता है अपितु भौतिक उपलब्धियों को भी आवश्यक मानता है। भौतिक उन्नति नैतिक उन्नति की पूर्वक है, किंतु यह अनुचित अनैतिक साधनों का विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। उदारवाद विचारधारा के अनुसार विश्व के सभी राष्ट्रों को पारस्परिक सहयोग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उदारवादियों के अनुसार सभी राष्ट्रों को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे उदारवाद के प्रकार। उदारवादी विचारधारा के 400 वर्षों के विकास इतिहास को देखने से इसके 2 प्रकार या रूप हमारे सामने आते हैं। नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद। यह नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद के नाम से जाना जाता है। यह सामंतशाही के खिलाफ राजनीतिक स्वतंत्रता, पोपशाही के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव माना गया है। इसे नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। राज्य को सीमित और नकारात्मक भूमिका प्रदान की गई है। व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राकृतिक मानते हुए राज्य के हाथों में राज्य सत्ता को जनता की अमानत समझा गया। आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस के लेसफेयर सिद्धांत का समर्थन करते हुए आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी का विरोध करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता की सिफारिश की गई। स्वतंत्र समझौते, व्यापार प्रतियोगिता, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार को आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता बताते हुए आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया। दूसरे शब्दों में नकारात्मक उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व देता है। यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। यह राज्य सरकार को आवश्यक बुराई मानता है और जो सरकार कम से कम शासन करे उसे सर्वोत्तम मानता है। इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को इतिहास की पहली उदारवादी क्रांति माना जाता है। इसने इस युग की उदारवादी उपलब्धियों को समेकित किया, सुनिश्चित संवैधानिक आधार प्रदान किया। 1689 में जिस उदारवाद को मान्यता प्रदान की गई उसका स्वरूप मूलतः नकारात्मक था, जिसका ध्येय व्यक्तियों, समूहों और शासन की सत्ता से विशिष्ट राजमुकुट के परमाधिकारों से मुक्ति दिलाना था। इसका मुख्य ध्येय राजनीतिक उद्देश्यों सिद्धि करना था, आर्थिक उद्देश्यों की नहीं। इन राजनीतिक उद्देश्यों में संविधानवाद के मुख्य सिद्धांत सम्मिलित थे। विरोध का अधिकार, विधि का शासन और शक्तियों का पृथक्करण। जॉन लॉक की कृति शासन पर दौर निबंध और अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा उदारवाद के इस दौर का प्रमुख स्मारक है। आगे चलकर उपयोगितावादी विचारक बेंथम और जेम्स मिल ने जिस अंग्रेजी उपयोगितावाद की नींव रखी उसने राजनीतिक उदारवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। संक्षेप में नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक आदि में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ तमाम प्रकार की सत्ताओं से मुक्ति है।
कानूनों का आधार विवेक है के आदेश सरकार तथा राज्य आवश्यक बुराई है तथा जो सरकार कम से कम शासन करे वह सर्वोत्तम है। राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद राजस्व सिद्धांत को मान्यता। संक्षेप में परंपरागत उदारवाद मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें राज्य का बिल्कुल हस्तक्षेप न हो मान्यता प्रदान करता है। वस्तुतः यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद पर आधारित स्वतंत्र पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के गंभीर परिणाम दिखाई दिए। पूंजीवाद की प्रगति ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिसके पास बेचने के लिए श्रम शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। पूंजीवाद के विकास के कारण इस वर्ग के शोषण एवं अत्याचार बढ़े। अनेक उदारवादी लेखकों ने इसकी आलोचना की। कार्लाइल, रस्किन, विलियम मॉरिस जैसे साहित्यकारों ने, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर जैसे पादरियों ने और रॉबर्ट ओवन जैसे पूंजीपतियों ने मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों की और आम जनता का ध्यान खींचा। मजदूर वर्ग के आर्थिक शोषण की वजह से उदारवादी दर्शन चरमराने लगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता का सिद्धांत मजदूर वर्ग के लिए स्वतंत्र शोषण का सिद्धांत बन गया। ऐसे समय में कार्ल मार्क्स और एंगल्स के दर्शन का उदय हुआ। उन्होंने मजदूर वर्ग से संगठित होकर समाजवादी क्रांति के माध्यम से शोषण पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की अपील की। अब बदले परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी वर्ग को मजदूर वर्ग की क्रांति का मुकाबला करने के लिए एक नए दर्शन की आवश्यकता थी। अतः राज्य के कार्यों, स्वतंत्रता, राज्य व्यक्ति के संबंध आदि के बारे में विचार बदलने लगे। नकारात्मक तथा स्वतंत्रता का दृष्टिकोण सकारात्मक राज्य और स्वतंत्रता में परिवर्तित होने लगा। अब पुलिस राज्य कल्याणकारी राज्य में बदलने लगा। राज्य का आवश्यक बुराई नहीं समझा जाकर कल्याणकारी संस्था के रूप में अपरिहार्य समझा जाने लगा। राज्य की स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं मित्र माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी में उदारवाद को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक प्रजातंत्र की चुनौती तथा दूसरी समाजवाद की चुनौती। प्रजातंत्र की चुनौती का सामना राजनीतिक समानता की मांग को बेशक मताधिकार देर सुलझाया गया तथा समाजवाद की आर्थिक समानता की मांग को राज्य की आर्थिक कार्यों में दखलंदाजी, कल्याणकारी भूमिका निर्धन मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने संबंधी नीतियों के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न किया गया। राज्य की शक्ति को बढ़ाया जाना आर्थिक समानता लाने की आवश्यकता माना गया। 20वीं शताब्दी में प्रवृत्ति बढ़ती गई। आर्थिक क्षेत्रों में राज्य के क्रियाकलाप बढ़ने लगे। अब उदारवाद पूंजीवादी राज्य की शक्ति को बढ़ाए जाने का अनवरत समर्थन करता गया। अब राज्य का कार्य मानव के व्यक्तित्व के विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना, समाज में विवाद निपटाना, अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना, पूंजीपतियों पर कर लगाकर गरीबों के कल्याण के लिए काम करना, समाज में वर्ग सामंजस्य स्थापित करते हुए शांति व्यवस्था तालमेल स्थापित करना माना गया। यह संशोधित या सकारात्मक उदारवाद कहलाया, जो पूंजीवादी वर्ग की बदली हुई स्थिति और आवश्यकता के कारण बदल रहा था। उदारवाद में यह परिवर्तन पूंजीवादी वर्ग की बदली हुई स्थिति की आवश्यकता थी। उदारवाद को प्रजातंत्र समाजवाद की नारों में नया सहारा मिला। आज उदारवाद प्रजातंत्र समाजवाद की बैसाखियों के सारे चलता दर्शन है। आज उदारवाद समाजवाद से घुल मिल रहा है। यह सिद्धांत सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाने लगा। सकारात्मक उदारवाद का दर्शन है जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, अर्नोल्ड हॉब्सहाउ, रिची हॉब्सन, लॉस्की, कीन्स आदि के विचारों में मिलता है।